Yes, sir. Okay. All right. So the last time we were discussing the Mr. X salary case, and we had calculated the DA which was paid, and we had calculated the DA arrears also. Now in this session we will try and complete the case by adding all the other columns that we have to. So the first thing that we have to add is HRA. So we make a column for HRA. Now if you guys remember, HRA is only paid to those employees which are eligible. Yes, so we have to provide an option that HRA is something which is optional. So here we will write the information that is HRA 30% of basic. So I'm going to write it here itself. HRA, we'll put it in a line above, and we'll put an option eligible for HRA. So if eligible for HRA only, then we have to pay 30% of basic plus DP. So first of all, over here we'll add a drop down menu. तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करने के लिए एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, और सेटिंग्स टैब में हम एक लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अब लिस्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करने होते हैं. अब चूंकि हमने यहां पर यस और नो का सिंपल एक लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, सो दैट वी हैव टू पुट ओवर हियर. अब चूंकि हमने कहीं पर भी एक्सेल शीट में यस और नो के सेल्स नहीं बनाए हुए हैं, तो आप चाहो तो मैन्युअली भी इसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हो. कैसे करना है? सोर्स में जो जगह है वहां पर हम यस कॉमा नो लिख देंगे बस. सो यस कॉमा नो डालने पर यू विल सी दैट नाउ आई हैव ऑप्शन फ्रॉम वेयर आई कैन सेलेक्ट आइदर यस और आई कैन सेलेक्ट नो. ठीक है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ HRA का कैलकुलेशन करेंगे. सो HRA के लिए हमें फॉर्मूला डिजाइन करना होगा. किस फंक्शन को यूज करके फॉर्मूला बनाया जाए HRA का? What formula can be used over here? Yes. HRA इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि क्या एम्प्लॉई HRA के लिए एलिजिबल है या नहीं. अगर एलिजिबल होता है तो 30% ऑफ बेसिक प्लस DP हम करेंगे. ठीक है? सो आरती हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज इफ कंडीशन हम यहां पर यूज करके अपने फॉर्मूले को बनाएंगे. तो लॉजिकल टेस्ट में हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि इस सेल में जो हमारा F3 सेल है उसमें यस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है. सो इसको हमने फिक्स भी कर देना है, क्योंकि ड्रैग करने पर F3 मूव नहीं करना चाहिए. सो वी राइट इफ F3 इज यस देन वी विल डू 0.3. अब हम 0.3 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम 30% वाले सेल को यहाँ पे रेफर कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे,
जहां 30% लिखा हुआ है, और बेसिक प्लस डीपी, तो यहां बेसिक का सेल प्लस डीपी यहां पर हम डालेंगे। तो क्या हमें यहां पर बेसिक और डीपी वाले सेल्स को फ्रीज करना है? शुड वी फ्रीज B9 एंड C9? वेरी गुड आरती। नो, क्योंकि हम चाहते हैं हर पीरियड के हिसाब से हमारा बेसिक और डीपी आगे जाके चेंज हो सकता है, सो इट शुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। अगर यस है तो ये कैलकुलेशन होगी, नो है तो हम 0 HRA पे करेंगे, राइट। सो ये हमारा फॉर्मूला हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नाउ वी विल ब्रिंग इट डाउन। तो HRA सब जगह अभी 0 ही नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एलिजिबल फॉर HRA में नो कर रखा है। जैसे ही हम इसको यस करते हैं तो हमारा HRA कैलकुलेट हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम। अगला कॉलम है हमारे लिए TA। तो TA के कॉलम में हमको इंफॉर्मेशन बताई गई है कि अगर आपकी सैलरी 12,000 से नीचे है तो 800 मिलेंगे, अगर 12,000 के ऊपर है तो 1000 मिलेंगे। सो यहां पर हम TA के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन रेफरेंस यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। तो इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन, यहां पे हम लिख सकते हैं 12,000, देन कितना हमको पे करना है? हमें पे करना है 800, नहीं तो 1000। तो यहां से हमने इसको कॉपी कर लिया है, ऊपर ले जाके हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन वी पे 800 और एल्स वी पे 1000। सो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक और रो इंक्रीज कर लेते हैं, और एल्स 1000। तो ये हमारा सारा का सारा TA का कैलकुलेशन यहां सामने आ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मूला फॉर TA। सो क्या फॉर्मूला हम बनाना शुरू करें TA के लिए? कौन सा फंक्शन लगेगा? यस आरती, आई एम लुकिंग टू यू। इफ, वेरी गुड। सो चूंकि ये कंडीशन बेस्ड है, हमें चेक करना है कि बेसिक सैलरी 12,000 से कम है या 12,000 के बराबर या ज्यादा है। सो हम यहां पर एक सिंपल चीज चेक करेंगे कि क्या सैलरी 12,000 से कम है या नहीं। सो वी विल रेफर बेसिक सैलरी वाला सेल B10 and we will compare it with if it is less than 12,000। अब यहां G3 वाले सेल को हमें फ्रीज करना पड़ेगा, जो कि B10 तो हर पीरियड के साथ चेंज होगा, B11, 12, 13, 14, 21 तक जा सकता है। बट G3 में हमारी कंडीशन की वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज 12,000। सो वी डोंट वांट इट टू चेंज। तो अगर 12,000 है देन वी हैव टू पे 800, एंड अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू पे 1000। सो क्या हमें G5 और G7 को भी फ्रीज करना चाहिए या फिर बिना करे काम चल जाएगा? शुड वी फ्रीज G5 एंड G7? यस, नो? यस। सो G5 और G7 जो कि वो सेल्स हैं जहां पे हमने 800 और 1000 की वैल्यूज डाली हुई हैं, तो हम उन्हें फ्रीज करेंगे। वेरी गुड। नाउ वी कैन ड्रैग डाउन द फॉर्मूला, और हमारे को 800 की वैल्यू मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो बेसिक सैलरी थी पहले 11,300 थी,
इंक्रीमेंट होने के बाद 11,625 हो गई। दोनों केसेस में 12,000 से नीचे ही है। अब मान लो कि हम इसके साथ में थोड़ी ट्विकिंग करते हैं, हम एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं। हम एक ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जहां पे पहले सैलरी 11,950 थी, इंक्रीमेंट हो जाने के बाद 12,275 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टीए का फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जब तक सैलरी 12,000 के नीचे थी तब तक 800 मिले, जैसे ही सैलरी 12,000 के बराबर या ऊपर गई तो 1000। ऑल राइट, तो टीए का कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब सीसीए का भी कैलकुलेशन बहुत सिमिलर सा ही है, तो हम इसको यहां से कॉपी करके सीसीए के लिए भी कंडीशन बना लेते हैं। तो सीसीए के लिए क्या कंडीशन है? सीसीए के लिए हमारे पास कंडीशन है कि 300 और 500। अगर बेसिक सैलरी 12,000 से नीचे है तो 300, नहीं तो 500। सीसीए यहां पे लिख लेते हैं हम। वापस से हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिमिलर फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो टीए वाले फॉर्मूला को कॉपी भी कर सकते हो। यहां से हमने इसे कॉपी किया, बस हमें फिगर्स को चेंज करना पड़ेगा। B10 वहीं का वहीं रहेगा। B10 में हमारी बेसिक सैलरी है। G3 की जगह हम H3 यूज करेंगे और G5 की जगह H5, G7 की जगह H7। एक कॉलम का फर्क आता है बस। एंड नाउ यू कैन सी सिमिलरली, जब तक सैलरी 12,000 के नीचे रहती है तब तक 300 हम सीसीए प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही सैलरी 12,000 के ऊपर जाती है तो 500। चलिए, तो हमने टीए सीसीए का कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में पहुंचने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिडक्शंस में पहुंचने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? What should we calculate before? Very good. So we should calculate gross salary. All right. So let us calculate gross salary now. ग्रॉस सैलरी के लिए हमें एक सिंपल सम फॉर्मूला से हमारा काम हो सकता है। तो सम फॉर्मूला लेंगे। तो सम फॉर्मूला के लिए हम बेसिक सैलरी से लेकर सीसीए, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना होगा। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो सारे के सारे पीरियड्स के लिए कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिडक्शंस। तो पहले बात आती है जीपीएफ की। तो जीपीएफ के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है? जीपीएफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है हमें यहां पर। तो जीपीएफ जो है 10% पे किया जाता है ऑफ बेसिक प्लस डीपी सब्जेक्ट टू 2000। तो जीपीएफ के लिए this is minimum of 2000. So let us calculate GPF. So GPF के लिए हमें कैलकुलेट करना है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी। और अगर ये अमाउंट
2000 से नीचे आता है तो हमको मिनिमम 2000 तो देने ही देने हैं। तो अब बताइए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जीपीएफ कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी, मिनिमम ऑफ 2000 हमारे पास आंसर में है और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी कैलकुलेशन। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए जीपीएफ के लिए। हिंट दे देता हूं, चलो मिनिमम या मैक्सिमम कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। वेरी गुड, तो हम यहां पर मैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको हमेशा एक बड़ी संख्या का आउटपुट चाहिए। वी वॉन्ट टू गेट अ ग्रेटर नंबर। तो कभी अगर कैलकुलेशन 2000 के नीचे भी जाती है तो अगर हम उसे 2000 से कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमेशा 2000 आंसर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वाले में 2000 की कंडीशन डाल देते हैं जो हमारी J7 में है। अब चूंकि ये 2000 की कंडीशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इजीली, तो हम इसको फ्रीज कर देते हैं। ये कंपैरिजन वैल्यू है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 10% जो कि J4 में है ऑफ बेसिक प्लस डीपी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक भी है, फिर हमने प्लस करके डाला है डीपी। सो ये हमारा मैक्सिमम वाला फॉर्मूला बन जाता है। सो इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमने रुपी का साइन पहले से लगा दिया है। तो एक्सेल को लग रहा है कि ये एक टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। सो आप देखोगे कि अभी इसका अलाइनमेंट क्या है। जिस सेल में मैंने 2000 लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट है या राइट है। व्हाट इज द अलाइनमेंट फॉर 2000? लेफ्ट है। और लेफ्ट पे किन चीजों का अलाइनमेंट होता है जब हम एक्सेल के सेल में लिखते हैं? टेक्स्ट का होता है या नंबर का होता है? टेक्स्ट का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल इसको 2000 एक नंबर की तरह ट्रीट करे तो हमें क्या करना होगा? हमें ये जो रुपी साइन हमने टाइप करके लगाया हुआ है इसको हटाना होगा। सो नाउ यू विल सी कि अब आपका जो फॉर्मूला है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो यहां पे क्योंकि बेसिक और डीपी दोनों को इंक्लूड करने के बाद आपका जो सम आ रहा है वो 17,925 है यहाँ पर, यानी कि 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2000 से नीचे ही बैठेगा। तो हम चेक करके देखते हैं कि जब सैलरी, बेसिक सैलरी बढ़ जाती है तब क्या हमको कुछ और देखने को मिलता है। सो लेट मी चूज मोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने अभी 6 सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम 10 कर देते हैं तो भी हमारा जो सम है वो 20,000 से नीचे ही है। बट आप देखोगे कि यहाँ पर जब तक इंक्रीमेंट नहीं लगा था तब तक 2000 का मिनिमम अमाउंट जीपीएफ में मिल रहा था। जैसे ही इंक्रीमेंट मिलना शुरू हुआ तो अपने आप 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी 2000 के ऊपर निकल जाता है और हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो काम करने लगता है। हमें 2000 से ऊपर के वैल्यूज जीपीएफ में दिखने लगते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट डिडक्शन विच इज योर आईटी। तो आईटी में हमने देखा है 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी है, तो इसको हम यहां से पिक कर लेते हैं। तो 10% हमने यहां पे डाला ऑफ ग्रॉस सैलरी, इसको भी यहां पे प्लेस कर लेते हैं। तो आईटी हमने कैलकुलेट करना है 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी पे। सो 10%
का सेल हम यहां से यूज करेंगे K6 में, इसको फ्रीज कर लेंगे। स्टार ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी हमको इस सेल में अवेलेबल है I10 में, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। I10 को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर महीने की ग्रॉस सैलरी आपकी चेंज हो जाएगी। सो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट द IT। तो ये 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया है। अब फाइनली हमें कैलकुलेट करनी होती है नेट सैलरी। सो हम यहाँ पे नेट सैलरी का कॉलम बनाते हैं। नेट सैलरी में हम लिखते हैं ग्रॉस सैलरी माइनस GPF माइनस इनकम टैक्स का डिडक्शन। दोनों डिडक्शंस को ग्रॉस सैलरी से माइनस कर दीजिए, यू विल फाइंड योर नेट सैलरी, right? So in this manner we have completed the calculation of the table. तो थोड़ा सा स्पेसिंग का काम कर लेते हैं अब बिफोर फाइनलाइजिंग द टेबल। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ऊपर रखी हुई है तो हम इसको नीचे से हटा देते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल। हमारा जो पे स्केल की इंफॉर्मेशन है इसको हम यहाँ से हटाकर ऊपर ले आते हैं, अपनी टेबल के साइड में रख लेते हैं। तो ये हमारा पे स्केल। नाउ सब लोगों को मैंने बताए थे स्टेप्स ऑफ एक्सेल शीट प्रिपरेशन, उसका पहला स्टेप अभी कंप्लीट किया है हमने, यानी कि कैलकुलेशन कंप्लीट करी है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, किस किस को याद है? एक एक स्टेप बताते जाओ और फिर हम काम को करते जाएंगे। कैलकुलेशन के बाद हमें क्या करना है? हु रिमेंबर्स? किसी को याद नहीं है? कैलकुलेशन के बाद क्या करते थे? हाँ जी, शीट कंप्लीट हो गई, बंद कर दें केस, अगले केस पे चलें, या अभी एक्सेल शीट में कुछ बाकी है? कौन कौन से स्टेप्स अभी मिसिंग है यहां पे? फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट, वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां पे करनी है वो है फॉर्मेटिंग ऑफ अमाउंट। तो हम सारे के सारे जो टेबल में हमारे अमाउंट्स हैं, बेसिक सैलरी वाले कॉलम से लेकर नेट सैलरी, इसको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में ले जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर्मेट में ले जाने के बाद हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो करेंसी साइन है वो रुपी होना चाहिए, तो हमने रुपी साइन सेलेक्ट कर लिया है। अब अलग अलग जगह पर एक्सेल शीट में हमने अमाउंट्स डाले हुए हैं, तो जैसे 12,000, 800, 300, इन सारे अमाउंट्स को भी हमें सही से फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप किसी भी सेल को शीट पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इनको हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में डाल देते हैं और रुपी सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इन दिस मैनर वी हैव फॉर्मेटेड ऑल द अमाउंट। चलिए, ये काम भी हो गया। अब शीट कंप्लीट हो गई। शेडिंग एंड बॉर्डर, अगला स्टेप आता है शेडिंग एंड बॉर्डर्स। तो हम जो एक काम करते हैं वो ये है कि हम सारी की सारी शीट के आसपास जो यूज करा है हमने एरिया, जो विजिबल एरिया है, उसको हम पहले वाइट कर देते हैं। अब
टेबल को सेलेक्ट करके हम फॉर्मेट एज टेबल में कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं. सो आई यूजुअली लाइक ऑल्टरनेटिंग कलर्स. तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ. अब यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद भी कलर नहीं नज़र आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? How can we solve the problem of shading and border not visible? किसी को नहीं पता? हम यहाँ फिल कलर्स को हटा देंगे. नो फिल कर देंगे तो हमको जो हमारी शीट में हमने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा. सो नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, ब्लू इज स्टिल लुकिंग बेटर. तो हमने अपनी शीट में कलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए. अब इस पे हमने जो साइड टेबल है, बेसिक सैलरी वाली टेबल है, उसके लिए भी हमें एक टेबल का फॉर्मेट चाहिए. तो हम इसको एक ऐसा फॉर्मेट चूज करते हैं जिसमें हेडिंग रो नहीं चाहिए हमें. माई टेबल डज नॉट हैव हेडर्स. तो ऐसे हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया. इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम डिलीट में जाके और सिर्फ इतने पोर्शन को एज टेबल फॉर्मेट में करते हैं. ऊपर के पोर्शन को भी हम एक शेड प्रोवाइड कर सकते हैं. Make it bold and provide a thick border. तो ये हमारी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और बेसिक सैलरी की टेबल कंप्लीट हो गई. अब बाकी के जगह पर भी हमें फटाफट एक शेड प्रोवाइड करना है. सो एक बेसिक स्कीम सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से यू कैन सेट. तो चूंकि जहां कहीं हमें इनपुट प्रोवाइड करना है, जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें सेलेक्ट करना होता है कि कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उन सब के लिए आप एक सिंपल इनपुट वाला फॉर्मेट तय कर सकते हो, ताकि शीट यूज करने वाले को पता रहे कि दिस इज अ इनपुट. सेंटर अलाइन कर देते हैं इनको. बाकी सब के लिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए और मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के लिए भी हम सेम इनपुट स्टाइल यूज कर लेते हैं. So let us keep one color for everything. So जैसे हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं TA के लिए, and we can make it a bit bold here. उसी तरीके से CCA के लिए हम ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं, and we'll make it a bit darker. GPF और IT के लिए एक कलर चूज कर लीजिए. लेट्स सपोज वी टेक येलो.
IT के लिए एक कलर ले लीजिए, लेट्स सपोज वी टेक ऑरेंज। सिमिलरली HRA के लिए भी एक कलर यूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज वी टेक दिस ब्लू ग्रे। मंथ और DA रेट्स वाली टेबल के लिए भी आप एक कलर चूज कर लीजिए। लेट अस टेक अ कलर लाइक ऑरेंज और ग्रे इज ऑल्सो फाइन। DP रह गया हमारा, यहाँ पर DP के लिए एक कलर ले लेते हैं। So DP also has some color. It's a different kind of blue, and our table is looking very much neat and clean. So यहाँ नेट सैलरी वाले कॉलम से लेकर यहाँ तक हमारे पास सारे के सारे कॉलम्स हमारे अवेलेबल हैं। इनको व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन कर लीजिए, आपको सारी की सारी टेबल यहाँ पे नज़र आ जाएगी बहुत क्लियरली। ऊपर सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स है तो उसके लिए हम हेडिंग 1 यूज़ कर लेते हैं, पीरियड के लिए हम हेडिंग 2 यूज़ कर लेते हैं। So this is how you will be able to complete this table calculation for case number 3. So is there any confusion now about calculation of any portion of this salary? Recap कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर हमने बात करी है बेसिक सैलरी के बारे में। तो बेसिक सैलरी में हमने 2 पॉइंट्स नोट करे थे कि बेसिक सैलरी इज नॉट गिवन इन द केस, और वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें एक स्केल मिला हुआ है। तो हमने एक स्केल के लिए एक टेबल क्रिएट करी यहाँ पर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए वो निकाला, एंड वी यूज्ड दैट इन द कॉलम। फिर हमने बात करी एनुअल इंक्रीमेंट इज अप्लाइड टू बेसिक सैलरी बट मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज नॉट गिवन। तो हमने यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मंथ ऑफ इंक्रीमेंट दोनों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करे हैं। आई गेस वी मिस्ड आउट ऑन समथिंग। हमने मंथ ऑफ इंक्रीमेंट में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाई थी वो गायब हो गई है, तो चेक कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन में जाकर कि यहाँ पर पहले हमने वो नंबर्स लिखे हुए थे बट वो नज़र नहीं आ रहे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपनी लिस्ट टाइप आउट भी कर सकते हैं, जैसा आज हमने सीखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ऐसा करने पे भी आपको मंथ ऑफ इंक्रीमेंट वाली जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। दोनों चीजों को यूज करके हमने बेसिक सैलरी वाले कॉलम को सॉल्व किया। इसमें हमने मंथ फॉर्मूला का भी यूज किया है, सो दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड। हमने ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करे हैं, तो उन ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्रिएट करने का स्टेप्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किए। So using this entire available information, we have calculated the net salary for Mr. X. ठीक है।
सो आई होप देर इज नो डाउट. अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछिएगा. सो यहाँ पर हमारा पेरोल का जो पूरा सेगमेंट था वो खत्म होता है. हमने 3 केसेस सॉल्व करने थे पेरोल में, तो वो तीनों केसेस यहाँ पे ओवर हो जाते हैं. अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, आई गेस वी विल स्टार्ट विद डेप्रीसिएशन. So we will begin with depreciation accounting cases. So depreciation वाले cases की जो फाइल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. सो डेप्रीसिएशन वाले केसेस की फाइल आप लोगों तक मैंने व्हाट्सएप पे डाल दी है. केस 1 को हम सॉल्व करना आज शुरू नहीं कर रहे, बट थोड़ा समझेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट वी हैव टू डू इन डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग. तो डेप्रीसिएशन के दोनों मेथड्स को कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? 2 मेथड्स हमको पता है. एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है. हु कैन एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन मेथड? डेप्रिसिएशन तो हम सब करते हुए आए हैं काफी लंबे टाइम से. सो हु कैन एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन? लेट्स सी who is in the class. Okay, Amritansh, can you explain straight line method? Straight line depreciation में हम क्या करते हैं? No response. Are you even there? Amount of asset on number of usage. That is by Kusum. Kusum ने आंसर किया है amount of asset equal amount of depreciation to be charged every year. ठीक है. कौन बता सकता है कि सैल्वेज वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं? हाँ जी, सैल्वेज वैल्यू समझ में आती है? सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? हु कैन आंसर सैल्वेज वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू. हाँ, तो कुसुम, अब जो तुमने फॉर्मूला बताया है उसमें स्क्रैप वैल्यू को कैसे एडजस्ट करोगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टोल्ड मी अ फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय, यहां पे कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? कितने साल के लिए हम यूज करने वाले हैं. तो इसमें स्क्रैप वैल्यू कैसे एडजस्ट होती है? और किसको पता है? वी हैव सम ब्राइट माइंड्स इन द क्लास, राइट? हर्षिता, आर यू देयर? यार मैं कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो पूछ नहीं रहा हूं. Sir, we will subtract scrap value. स्क्रैप वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? किसमें से? अमाउंट ऑफ एसेट. अमाउंट ऑफ एसेट में से माइनस करेंगे. वेरी गुड. तो हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में
हमको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो ये, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हर साल हर पीरियड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखने की ये होती है कि अगर एसेट की कोई स्क्रैप वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले जो फॉर्मूला हमें कुसुम ने बताया, तो अमाउंट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होगी। चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड सबको याद आ गया। अब बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या करते हैं हम? गरिमा, can you explain what is diminishing balance method? रिस्पॉन्स दे दो कम से कम, यस, नो, आई डोंट नो, कुछ भी चलेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने गूगल मीट ज्वाइन किया और फोन को कहीं रख के भूल गए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा आप कर रहे हैं, तो प्लीज क्लास को ज्वाइन मत करिए। एनीवेज मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स पोस्ट कर देता हूं, तो क्लास ज्वाइन करने का कोई खास फायदा नहीं है। अटेंडेंस के वैसे ही नंबर मिलने नहीं है इस सेमेस्टर में। तो क्लास में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम मुझे भ्रम नहीं होगा कि मेरे पास यहां पर कुछ बच्चे हैं जिनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूं। जिवेश, आर यू देयर? जिवेश जैन। Yes, sir. हाँ, कैन यू एक्सप्लेन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? No, sir, I have no idea about it. You have never calculated diminishing balance before? Okay, Kusum is giving the answer. Depreciation is charged on book value every year at diminishing value. कुसुम, पहला वाला पोर्शन सही है, दूसरे वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है, बट हम डिमिनिशिंग तरीके से, ओके, सो डिमिनिशिंग रेट नहीं होता है, ठीक है। डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन होता है, रेट हमेशा सेम रहता है, रेट चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका बैलेंस हर साल डेप्रिसिएशन लगने की वजह से एसेट के अमाउंट को कम कर देता है, तो इस वजह से हर बार कम डेप्रिसिएशन लगता है। सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टेल्स अस दैट एवरी ईयर we will charge the depreciation at the same rate, but on the opening balance of the asset. हर साल ओपनिंग बैलेंस से अकाउंट खोलते हैं ना, कि पिछले साल से कितना बैलेंस इस साल में लेकर आए हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो चार्ज करते हैं। अब पहले साल मान लो 1 लाख था, 20% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो कितना रह गया? 1 लाख अमाउंट ऑफ एसेट था, डेप्रिसिएशन 20% चार्ज किया, तो कितना अमाउंट रह गया? जिवेश, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, कितना अमाउंट ऑफ एसेट बचेगा? $80,000. Jivesh, is she correct? Actually, sir, I'm out, right now I'm outside somewhere, so I won't be able to answer. I was just listening and just seeing the screen so that I would able to grasp whatever you're teaching. So is doing this calculation so hard? 1 लाख में से 20% depreciation charge होता है. You can do it mentally also.
माई ओनली इंटेंशन ओवर हियर इज टू गेट यू इन्वॉल्व इन द क्लास. देखो यूट्यूब वीडियो की तरह देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर यूट्यूब वाला वीडियो ही देख लेना ना, क्लास में आने का खास फायदा नहीं है. पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो फायदा है. मुझे नहीं पता आपकी बाकी क्लासेस में कैसा चलता है, टीचर्स कैसे आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, बट आई टोटली बिलीव इन इंटरेक्शन. इसीलिए आई प्रोवाइड वीडियोस. अगर क्लास नहीं अटेंड करने का मन है तो मत आइए. आप बाहर हो, शायद किसी काम को करने के लिए गए हुए होगे, तो आप उस काम को कर लो इजीली. इस साल वैसे भी अटेंडेंस के नंबर नहीं है, जो आप असाइनमेंट में सबमिट करोगे दैट इज फाइन. सो यू कैन वॉच द वीडियो लेटर ऑल्सो. द आइडिया इज टू गेट यू इन्वॉल्व. चलिए 80,000 आंसर आया पहले साल के डेप्रिसिएशन लगने के बाद. अब अगर मैं वापस 20% का डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो कितना अमाउंट आएगा? आरती, सिंस यू आर कैलकुलेटिंग वेल, टेल मी. 80,000 पे 20% डेप्रिसिएशन फिर से लगाया तो कितना आएगा? Anyone else can also answer? Yes, 64,000 आएगा. 64,000 आएगा. 20%, 16,000. Yes, 64,000 आएगा. So, just to give you an idea of how diminishing balance method works, तो 1,00,000 रुपए एसेट की वैल्यू है, ठीक है. अगर SLN मेथड लगाओगे और DB मेथड लगाओगे, दोनों का रेट वही 20%, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में ईयर 1 SLN में भी 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के रेट के हिसाब से, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी 20,000 लगेगा. बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ईयर 2 में SLN में वापस 20,000 लगता है, और अभी जो कैलकुलेट करके आरती और कुसुम ने बताया है कि 64,000 बैलेंस रह जाएगा, यानी कि सिर्फ 16,000 डेप्रिसिएशन लगा है ईयर 2 में, ठीक है. सो दिस इज योर डिमिनिशिंग बैलेंस. डिमिनिशिंग बैलेंस की वजह से डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन भी हो जाता है. चलिए इस टेबल को आगे कंप्लीट करना है. मैंने ईयर 1 और 2 का निकाल लिया है, 3, 4, 5 तक निकालना है. 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा दोनों मेथड में, यहां तक पहुंचिए और इस टेबल को कल मुझे बताइएगा, ठीक है. वील फिल दिस टेबल टुमारो. ऑलराइट, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी रहेगी शीट को समझने में और बनाने में. बाकी तो आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइट. सो सी यू गाइस टुमारो देन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क और वी कैन एंड. Fine. So let us end the class here today.